जी, जाट बाहुल जो सीटें थी वो भी बीजेपी ने दिल्ली में जीत ली। क्या इसका मैसेज, क्या मायने हम समझें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में हमने देखा, क्योंकि ओबीसी फैक्टर जिसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया, 30% के आसपास ओबीसी है। बाकी जाट गुर्जर की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में की थी, और यही स्ट्रेटेजी थी कि जो कांग्रेस के पास, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जो जाटों का वोट जाता है वो भी बंट जाए इनेलो के बीच, अलग अलग पार्टियों के बीच। लेकिन क्योंकि 50 के आसपास ऐसी सीटें बताई जाती हैं जहां पर 20-20% जाटों की संख्या है, जनसंख्या के रेशियो में हम देखें तो जाटों वाली सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने छटक ली है, जीत ली है। इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं, क्या एनालाइज करें? देखिए, जातिगत समीकरण के मामले में भी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है इस बार फिसड्डी साबित हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ जाट ही नहीं, आप एससी को देखें, दलितों को देखें, तो इन चुनाव से पहले जिस तरीके से वो पार्टी छोड़ करके गए और बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया और उनमें से कई जीते भी होंगे, तो ये अपने आप में जो है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की रणनीतिक हार मानी जाती है कि वो अपने साथ जो है अलग अलग समुदाय के वोट जो उनके पक्के माने जाते रहे हैं, खासतौर से जाट समुदाय का जो आपने कहा, और भी कई जातियां हैं, जाटव हैं और एससी है, दलित है, जिनके बीच जो है अरविंद केजरीवाल की इससे पहले के चुनाव में पैठ थी, वो इस बार जो है उनका पूरा का पूरा जो है वोट बैंक जो है दरकता हुआ नजर आया, क्योंकि उन्होंने संभालने की कोशिश नहीं की। जब वो पार्टी छोड़ करके जा रहे थे तो उनसे जो है एक तरीके से बातचीत करके उनको संभाला जा सकता था। बीजेपी ने उनको जो है अपने खेमे में लिया, उनका स्वागत किया, और जातिगत रणनीति जो है वो भी बनाने में बीजेपी जो है बहुत ही शानदार तरीके से कामयाब हो पाई, जिसका नतीजा जो है वो सामने देखने को मिला है। और हम तो जाट बहुल सीटों की बात कर रहे हैं, और कुछ जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एक बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। देखिए, मुस्लिम बहुल सीटों में बात साफ है कि बीजेपी हमेशा अपने स्टैंड पर कायम रहती है। बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं वो इधर से उधर नहीं होते, जबकि विपक्षी पार्टी के जो वोट है उनमें अलग अलग तरीके से फूट डालने की कोशिश होती है। आपने देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या और भी छोटी मोटी पार्टियां जिस तरीके से अलग थलग हो करके चुनाव लड़ी, उससे सीधी सी बात है कि जो दूसरी तरफ का वोट बैंक है वो बुरी तरीके से बट गया, और जो बीजेपी के कोर वोटर्स थे वो तो रहे ही, इसके अलावा बीजेपी के वोट परसेंटेज में या बीजेपी की वोटों की संख्या में जो है वो इजाफा हुआ, और इस तरीके से जो है बीजेपी ने मैनेज किया। आम आदमी पार्टी जो है मैनेज करने में पूरी तरीके से नाकाम रही। उसे ये लगता था कि हम सिर्फ ये कार्ड खेलेंगे कि केंद्र सरकार मुझे परेशान कर रही है, केंद्र सरकार जो है आम आदमी पार्टी को समाप्त करने में लगी हुई है, तो एक विक्टिम कार्ड खेल करके सारा जो है ये दरिया पार हो जाएगा। तो ये जो है इस गलतफहमी में अरविंद केजरीवाल को ये भारी नुकसान उठाना पड़ा। वंदना जी, कांग्रेस एक विकल्प के रूप में क्यों उभर कर नहीं आ रही है? जबकि 2013 तक तो कांग्रेस का ही गढ़ था। 2008 में कांग्रेस के पास 40% तक वोट था, उसमें से भी 4 रह गया 2020 आते आते, और अब तो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा बदतर स्थिति होगी शायद। जी, देखिए, कांग्रेस की ये जो स्थिति हुई है, इसके पीछे कांग्रेस का ही के रणनीति मानी जाए या क्या कहा जाए कि देखिए, कहीं ना कहीं उनके कैंडिडेट चुनने में गलती होती है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जिसकी वजह से, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, चाहे हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो कुछ उन्होंने जमीन पर उतरकर ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोग सच में कुछ चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव की स्थिति आ पाए मैच्योर पॉलिटिक्स में, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा उनको एक कंसिडर किया जाता है, पप्पू के नाम से उनको संबोधित किया जाता है, और अभी तक ये माना जाता है कि ये इमेच्योर है, ये नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने काफी, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे न्याय यात्रा हो, बहुत सारे ऐसे जमीनी स्तर पर यात्राएं की जिससे कि वो समझने की कोशिश करें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, जिससे वो समझ सकें कि आम जनमानस की क्या समस्याएं हैं और किस वजह से कांग्रेस उनको नकार रही है। लेकिन देखिए, इन यात्राओं का भी
कुछ ज्यादा असर नहीं हो पाया और जो राहुल जी की जो छवि है वो उसको एक मैच्योर पर्सन के, क्योंकि अभी तक हम देखेंगे कि सबसे जहां वंशवाद की राजनीति की बात करते हैं तो राहुल गांधी के अलावा और कोई नेता हमें ऐसा नजर नहीं आता जिस राहुल गांधी के अलावा जिसको कंसिडर किया जा सके। तो अभी तक ये जनता मान चुकी है कि जिसका शीर्ष नेतृत्व इस तरीके के एक ऐसा काम करे तो वो बाकियों को मौका नहीं देना चाहते। लेकिन मैं एक पहलू पर चर्चा करना चाहूंगा आप दोनों से कि भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं, मसलन हरियाणा का ही एग्जांपल लें, मनोहर लाल 2 टर्म तक मुख्यमंत्री रहते हैं जी, 2 टर्म भी वो दूसरा टर्म जो होता है उनका वो भी वो पूरा नहीं कर पाते। 2014 से 2019 रहता है, फिर 2019 से 2024 आते आते 4.5 साल का उनका वो टर्म रहता है। लेकिन बीजेपी इस चीज को पहले से ही भांप लेती है, 6 महीने पहले। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के लिए नुकसान का काम कर सकता है, वो नायब सिंह सैनी को बैठाते हैं। लेकिन बाकी और पार्टीज में ऐसा मैनेजमेंट क्यों नहीं दिखता? क्या आम आदमी पार्टी एक ही तरफ पॉलिटिकल सेंट्रिक हो गई है? जब उत्तराधिकारी की बात होती है कोई जवाब नहीं होता, जब बात होती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो एक ही चेहरा, एक ही नाम, अरविंद केजरीवाल। क्या इस वजह से भी एक बड़ा नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को? यही एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। देखिए, इसमें एक बात यश साफ है कि बीजेपी जो है वो मौके की नजाकत को समझती है। बीजेपी के पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, कार्यकर्ताओं का स्ट्रक्चर है, आरएसएस का जो है एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क है। उनके कार्यकर्ता जो है वो समाज के बीच से जुड़े हुए होते हैं, उनको पता होता है कि जनता किस तरफ जो है, जनता का मिजाज किस तरफ है। उनके पास रिपोर्ट्स होती है, इंटरनल रिपोर्ट्स होती है। जब उन्हें लगा कि खट्टर के खिलाफ जो है एक जनमानस तैयार हो रहा है हरियाणा में, जब लगा कि जनता उनसे दूर होती हुई नजर आ रही है, जब एक जातिगत समीकरण के पैमाने पर तौला गया तो उन्हें लगा कि अब जो है नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत है। तो बीजेपी ने तुरंत स्टेप्स उठाए, बीजेपी ने त्वरित निर्णय लिया। मैं यहां कहूंगा कि कांग्रेस या बाकी पार्टियां उस मामले में काफी पीछे है। कांग्रेस जो है वो अभी भी भले ही इस दौर में जो है पुराने तरीके से सोचती है। एक चीज और मैं यहां देखूंगा कि आप देखिए कि जिस तरीके से खड़गे बयान देते हैं, अभी कुंभ को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया, या कई बार संसद में उनके नेताओं के बयान ऐसे हो जाते हैं जिस तरीके से बड़बोलापन हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि अगर भारतवर्ष की जनता से आपको कनेक्ट करना है तो आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। आपको एक बड़े जनमानस से कनेक्ट करना है, आप ऐसे व्यक्ति को क्यों आगे करते हैं जिनकी हिंदी की समझ अच्छी नहीं है, वो कुछ का कुछ बोल जाते हैं। आप किसी युवा नेतृत्व की बात करते हैं, राहुल गांधी खुद अपने आप को युवा समझते हैं, वो कमान जो है अंततः खड़गे को दे देते हैं, क्योंकि इससे मैसेज साफ जाता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपना दाव लगाती है जो उनके पॉकेट में रहे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो मनमोहन सिंह जी के समय छवि थी कि मनमोहन सिंह जी को इसलिए बनाया गया, तो वो सेम छवि को जो है कांग्रेस पार्टी अभी कैरी कर रही है। तो एक तरीके से उनमें जो है स्पष्ट रणनीति का जो है अभाव दिखता है। तो ये जो अपने आप में है, कांग्रेस अभी भी मति भ्रम की शिकार है। उसे समझ नहीं आता कि बीजेपी से अगर निपटना है तो उसे अपने रणनीतिक बदलाव जो है उसको अंगीकार करना होगा, उसे नए सिरे से अपने संगठन को मजबूत करना होगा। केवल यात्राओं से वो क्षणिक लोकप्रियता तो मिल सकती है, लेकिन उसका इंपैक्ट यानी कि वो वोट के रूप में तब्दील हो पाए, इसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन बहुत हैरानी की